हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए बिहार स्पेशल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लगभग 500 से 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। और ये केवल 2 से 3 क्लासेस महा मैराथन की क्लास में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप चाहे बिहार बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये आज हम इसका पार्ट 1 करने स्टार्ट कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। 7वीं शताब्दी के एक प्राचीन मंदिर की ईंट की दीवार पर रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाले प्लास्टर पैनल बनाए गए हैं। वो प्लास्टर पैनल किसके बनाए गए हैं? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए 4 ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अफसर के बनाए गए हैं। किस पे? अफसर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। सन 1861 में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान किसने की और बोध गया में स्थित बौद्ध मंदिर में ग्रेनाइट की रेलिंग की खोज किसने की थी? तो बताइए, 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। दूसरा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। पुरातात्विक स्थलों की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है समझिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थान बिहार के नवपाषाण काल से संबंधित है? इनमें से कौन से बताइए नवपाषाण काल से संबंधित है? कूट में दिया होगा नीचे, लेकिन आप यहाँ देखिए और आंसर बताइए। देखिए ये चेचर चेचर जो है ये भी नवपाषाण काल से, चिरांद भी नवपाषाण का, सेनवार और ताराडी ये है। लेकिन जो अंतिचक है ये भागलपुर में है, ये आपका नवपाषाण काल में नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलिए, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है। बिहार में पुरापाषाण काल से संबंधित मानव बस्ती के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली जेठियन घाटी किस जिले में है स्थित है? तो जेठियन घाटी किस जिले में है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो जेठियन घाटी है वो आपके गया जिले में स्थित है। अब गया का नाम गया जी हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो बताइए बिहार को किस नाम से किया गया है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो बिहार को कीकट नाम कहा गया। कीकट का मतलब क्या होता है? निम्न जाति के लोग। बिहार के लोगों को क्या कहा गया? कीकट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निम्न जाति के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का समझते हैं क्या दिया है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहले हम दो जो दिख रहे हैं उसको पढ़ देंगे, उसके बाद में। पाल वंश द्वारा जारी किए गए कई भूमि अनुदान सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और पटना जिलों में पाए गए हैं। तो हाँ, ये जारी किए गए हैं, सही बात है बिल्कुल। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। भागलपुर का ताम्रपत्र नारायण पाल द्वारा जारी किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। भागलपुर का ताम्रपत्र किसके द्वारा? नारायण पाल द्वारा जारी किया गया था। चलिए 3 नंबर देखिए क्या है। दक्षिण बिहार में बड़ी संख्या में सेन अभिलेख पाए गए हैं? नहीं, पूर्वी बिहार में पाए गए हैं। तो ये आपका जो सी नंबर है ये गलत है। और मनेर की गढ़वाल पट्टिका पटना जिले की राजस्व व्यवस्था का वर्णन करती है, ये आपकी सही है। चलिए अब देखिए महाग जनपद है और उनकी क्या है? राजधानी अदब मिलाना है। तो हम आपको ऐसे बता देते हैं, जैसे अंग महाजनपद है, तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है अजय। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। तो दो का क्या हो जाएगा? 4। और वज्जी वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और उसके बाद क्या था लास्ट में? मल्ल
मल्ल की क्या है, कुशीनारा। तो आप मिला लीजिएगा आंसर। इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बिहार प्राचीन ग्रंथों में बिहार की किस नदी को सदानीरा कहा गया है। तो बताइए किस नदी को सदानीरा कहा गया है। 8 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। गंडक को हम लोग क्या कहते हैं, सदानीरा कहते हैं। गंडक के और भी नाम हैं, जैसे क्या है, नारायणी, शालिग्राम, सदानीरा, ये सारे गंडक के अन्य नाम हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध ने अनोमिया नामक स्थान पर किस नदी के तट पर प्रवज्या मतलब संन्यास ग्रहण किया था। तो बताइए किस नदी के तट पर संन्यास ग्रहण किया था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, संन्यास। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनोमा नदी के तट पर। कौन सा, अनोमा। ये कहाँ है, नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध और बौद्ध संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बुद्ध और बौद्ध संघ पे विचार करना है, 4 ऑप्शन देखने हैं। पहला क्या दिया है, ये हम तीनों अब कर दे रहे हैं, देखिए कौन सा सही है। क्या कह रहा है, देखिए बिंबिसार ने राजगृह में बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था। बिल्कुल सही बात, वेणुवन जो है ध्यान में दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरा, बुद्ध ने अपने शिष्य और चचेरे देवदत्त के अनुरोध पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने किस व्यक्ति शामिल नहीं, ये गलत है, कोई चचोरे नहीं, अपना शिष्य केवल आनंद के कहने पर। चलिए तो इसमें से 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये 4 बौद्ध संगीतियां दिए गए हैं और आपको मिलाना है। देखिए बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद 11 नंबर, प्रथम बौद्ध परिषद का आप बताइए का अध्यक्ष कौन थे। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध परिषद के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। उसके बाद द्वितीय बौद्ध परिषद के कौन थे, देखिए 4 ऑप्शन। तो द्वितीय के कौन थे, सबकामी थे। कौन थे, सबकामी। तीसरी के कौन थे, 4 ऑप्शन देखिए। तो तीसरे के थे मेघलीपुत्र तिस्सा। और फिर चौथी के, तो चौथी के एक ऑप्शन सी, 3 नंबर बचा। नहीं नहीं, वसुमित्र थे। चौथे कौन थे, वसुमित्र थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है समझिए, भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा जो कथित तौर पर पास की कौवा डोल पहाड़ियों पर स्थित प्रतिमा से भी बड़ी है, तो बनवरिया गांव के निकट किस नदी के तट पर उत्खनन की गई थी। तो बताइए किस गांव के, 4 ऑप्शन देखिए। 12 नंबर, तो ये भी किस पर की गई थी, फल्गु नदी पर। सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डुंगेश्वरी गुफा जहां माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों का ध्यान किया था, बिहार के किस जिले में है। तो बताइए किस जिले में है डुंगेश्वरी मंदिर। 13, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गया जिले में है। और कौन कौन से, रामशिला, भ्रोतशिला, प्रेतशिला, ये भी सब कहाँ है, गया जिले में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं समझिए, देखिए क्या कह रहा है समझिए। कथन और कारण, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच विभाजन मगध में पड़े अकाल के दौरान उत्पन्न हुए मतभेदों से हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये आपका बिल्कुल सही बात है। आर ए सही है। आर क्या कह रहा है, अकाल के दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व वाला वह समूह जो मगध में रहा, उसने अपेक्षाकृत शिथिल रवैया अपनाया और श्वेत वस्त्र धारण किए नहीं, श्वेत वस्त्र धारण नहीं किए थे। तो
आर क्या है, गलत है। ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ए सही आर गलत, कौन सा सी सही होगा, ए सही आर गलत। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या दिया है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, समझिए। अच्छा ये जिला है और ये मिलाना है। देखिए जैन स्थल है लछुआर मंदिर, मनियार मठ, उसके बाद मसाद जैन मंदिर, चंपापुरी, वसुपुज, बावन पोखर मंदिर। तो इसमें आपको मिलाना है वैशाली, नालंदा, भोजपुर, भागलपुर और जमुई। तो देखिए इसका आप मिला लीजिएगा, थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। तो हम आपको बता देते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। बाकी आप लोग फोटो में मिला लीजिएगा, केवल मिलाना ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले के चंपापुरी में किस जैन तीर्थंकर ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था, तो बताइए। 16 राइट ऑप्शन बताइए। तो कौन थे, वासुपूज्य जी। कौन, वासुपूज्य जी। ये कौन से तीर्थंकर थे, 12वें नंबर के। किस नंबर के, 12वें नंबर के तीर्थंकर थे। जो क्या हुआ था मतलब वहां पे भागलपुर जिले के चंपापुरी में तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त किया था। ये कहाँ के थे, नालंदा के थे। नेक्स्ट चलते हैं, फिर कथन से कारण वाला आ गया है। देखिए महावीर ने गोसाल मस्करी पुत्र के नियतिवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। ऑप्शन, उसके बाद दूसरा देखिए, गोसाल मस्करी पुत्र द्वारा स्थापित संप्रदाय का मानना था कि सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं और मानवीय प्रयास व्यर्थ है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए आपका जो ए नंबर है ये तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आर क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पुराणों के अनुसार मगध के बृहदत्त वंश की राजधानी क्या थी। तो बृहदत्त वंश की राजधानी बताइए। 18। तो बृहदत्त वंश की राजधानी थी वासुमती। वासुमती को ही हम लोग क्या कहते हैं, राजगृह कहते थे। क्या के, राजगृह वासुमती कहलाते थे। नेक्स्ट चलते हैं। बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताइए बिंबिसार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला उसने अंग राज्य के शासक को पराजित करके उसे मगध में मिला लिया। दूसरा उसने लिच्छवी सरदार चेतक की पुत्री चेलाना से विवाह किया, ये भी सही है। उसने गांधार के शासक पौष्करा सरिन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। उसने राजगृह के पास वेणुवन भूमि गौतम बुद्ध को उपहार में दी, ये भी सही है। बिंबिसार ने प्रसेनजीत को हराया और कौशल को मगध में मिलाया, ये आपका गलत है। तो 1 2 3 4 सही है। तो देख लेते हैं, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किस राज्य के शासक के इलाज के लिए भेजा था। तो जीवक को किस लिए भेजा था, 20 नंबर। देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो अवंती के राजा, अवंती भेजा था। कहाँ भेजा था, अवंती। और वहां के राजा थे चंद्र प्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए भेजा था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अश्वघोष ने किस ग्रंथ में बिंबिसार को हर्यक वंश का वंशज बताया, तो बताइए किस वंश में अश्वघोष ने। 21 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बुद्ध चरित। किस ग्रंथ में बताया था, बुद्ध चरित। क्वेश्चन नंबर 5, अजात शत्रु के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला उसने अवंती के राजा प्रद्योत के आक्रमण के भय से अपनी राजधानी को दुर्गीकृत किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा उसने प्रसेनजीत की बेटी से शादी करने के बाद उसके साथ सुलह समझौता किया, ये भी सही बात है। तीसरा उसने लिच्छवियों के बीच फूट डालने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजा, ये भी सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। उसने गंगा नदी के किनारे पाटली गांव के पास एक किला बनवाया, ये भी सही है।
चेतक के अजात शत्रु के विरुद्ध गणतांत्रिक कुलों का एक संगठित संघ गठित किया, ये भी आपका सही है, मतलब पांचों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाए, क्या डी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है समझिए। 23 उदयन के संबंध में बताना है क्या कथन सही है क्या गलत है। तो उन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को स्थापना की, बिल्कुल सही बात। गंगा और सोन नदियों के संगम पर, तो ये तो सही बात। उदयन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल गलत बात। उदयन कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का। तीसरा, उन्होंने पाटलिपुत्र नदी के मध्य एक जैन छात्रागाह का निर्माण करवाया, ये आपका बिल्कुल सही बात है। एक और तीन सही होगा, तो एक और तीन किसमें है? ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है। काली का अंश सर्व छात्रांतक द्वितीय परशुराम और भार्गव उपाधियां किस शासक से संबंधित है? ये सारी उपाधियां किस शासक ने लिया था? 24 देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो ये सब जो उपाधियां हैं वो महापद्म नंद ने लिया था। कौन? महापद्म नंद। 24 का आपका सी नंबर राइट है। ये मगध का पहला गैर क्षत्रिय शासक था, ये भी जान ले। और एक क्वेश्चन इसके बारे में और पूछता था, कलिंग से पहले मगध को जीतने वाला शासक कौन था? यही आपका कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है समझिए। महापद्म नंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। पहला क्या कह रहा है, उनके शासन काल के दौरान मगध साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सतलुज और ब्यास नदियों तक फैला हुआ था और इनमें पूर्वी राजस्थान भी शामिल था, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या कह रहा है देखिए, दूसरा देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, कौन सा कथन सही है ये पूछा है 25 नंबर। तो इन ये उन्होंने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की और कलिंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, वहां नहरों का निर्माण करवाया, ये सही है आपका। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया है पूर्वी राजस्थान, ये गलत लगता है, तो आपका केवल दो सही हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं इसका सी भी आंसर दिया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। लेकिन हमने मेन रिसोर्स से अभी चेक किया तो उसमें बी नंबर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व किस शासक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए, सिकंदर ने कब आक्रमण किया? 26। तो वो धनानंद के समय आक्रमण किया था। कब? धनानंद के समय में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बताइए, कौन से कथन सही है? शिशुनाग के संबंध में बताइए। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिब्रज में स्थापित की थी? नहीं, वैशाली में की थी, तो ये आपका गलत हो गया। गिरिब्रज से राजधानी स्थानांतरित होने के बाद पाटलिपुत्र बाद में उनकी वास्तविक राजधानी बनी? नहीं, वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था, तो ये भी आपकी क्या होगी? गलत है। तो इसका दोनों गलत, मतलब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है समझिए। लिच्छवी प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कबीले के मुखिया का चुनाव संभवतः एक निश्चित अवधि के लिए होता था, उसे एक कार्यकारी परिषद सहायता प्रदान की जाती थी, बिल्कुल लिच्छवी प्रशासन के बारे में ये सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, लिच्छवी सभा के प्रत्येक सदस्य को राजा कहा जाता था। देखिए, ये इसका ऑप्शन डाउट है, ये हमने चैट जीपीटी और दो अलग अलग आंसर दिए हैं। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग होल्ड पर दे देते हैं, हमने दो जगह दिया, चेक किया और दोनों जगह अलग आंसर दिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं। किस शासक ने मगध की राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थायी रूप से स्थानांतरित किया था? तो बताइए राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था? 29 नंबर देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ले गया था?
29। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, काला शोक ले गया था। कौन ले गया था? काला शोक। आपको अच्छा बता देते हैं, ध्यान रख लीजिए। बृहदत्त के समय कौन था? राजगृह राजधानी। बिंबिसार के समय राजगृह। अजात शत्रु के समय राजगृह। लेकिन जब उदयन आया तब पाटलिपुत्र हुई। शिशुनाग के समय भी वैशाली, कालाशोक के समय पाटलिपुत्र। ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम और मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय किस मौर्य राजा के दरबार में राजदूत थे? तो बताइए किस राजा के दरबार में दरबार थे? 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार के समय थे सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम और मिस्र के शासक टालेमी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, समझिए। अशोक का नाम का उल्लेख संबंधित शिलालेखों पर विचार कीजिए। मतलब किन शिलालेखों में अशोक का नाम का उल्लेख है? ये ऑप्शन दे दिया है, उपर्युक्त में से किसमें अशोक का नाम है? तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है आपका? 31 है। तो देखिए, जैसे अशोक का मास्की शिलालेख, गुर्जरा है, नेत्तूर है, उदय गोलम है, ये चारों शिलालेख में अशोक का नाम दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ प्रांत है और इनकी क्या है? राजधानियां दिया गया है। तो देखिए, पहला आपका कौन सा प्रांत दिया है? अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो अवंती की थी उज्जैनी, ए का 3। उसके बाद दक्षिणाप्रथ। दक्षिणाप्रथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। उसके बाद प्राची। प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य को सामूहिक रूप से वार्ता कहा जाता था। तो 33 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये सही बात बिल्कुल कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, व्यापार को वाणिज्य सामूहिक वार्ता कहा जाता था। क्या कह रहा है? बी, मौर्य काल में कर की मानक दर उपज का 1/6 हिस्सा थी। ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? चौथा देख लीजिए, आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लगाया जाता था। ये भी सही है। ये जो हिरण था ये सिंचाई कर नहीं था। तो यही आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के बीच वैवाहिक संबंध का विवरण किसने दिया था? तो बताइए वैवाहिक संबंध। 35। तो इसका जो विवरण है वो मेगास्थनीज ने दिया था। किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है समझिए। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? क्या कह रहा है? अशोक की शांति और अहिंसा नीति। बिल्कुल सही बात। अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी। ये भी सही बात है। अशोक के बाद अत्यधिक उदारता के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई। बहुत से प्रशासन में विकेंद्रीकरण। ये भी सही। और मौर्य शासकों पर विदेशी प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ये भी सही बात है। सभी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर देखिए। 37 नंबर क्या कह रहा है? पाटली ये कह रहा है पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के वर्णन के बारे में कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या कहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37। तो मेगास्थनीज ने पहला क्या कहा? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन एक गहरी खाई और लकड़ी की चाहत दीवारी से घिरा हुआ बताया। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कहा था। दूसरा क्या कह रहा है? उन्होंने बताया कि शहर का प्रशासन 6 बोर्डों के माध्यम से कार्य करता था, जिनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है?
मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की लंबाई 9.33 मील सील और चौड़ाई 1.75 मील बताई थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद कौन सा है, ये उन्होंने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र शहर ऊंचे चट्टानी भूभाग पर स्थित है जो पहाड़ियों से घिरा है। ये आपका गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 38 नंबर, कौटिल्य और अर्थशास्त्र के संबंध में विचार करिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बताना है। पहला, अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जो राज्य प्रशासन के तरीकों को निर्धारित करता है, ना कि वास्तविक राज्य का वर्णन करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा चलते हैं, अर्थशास्त्र में लगभग 6000 सूत्र हैं, 15 पुस्तकों, 150 अध्यायों और 180 खंडों में विभाजित है। ये भी सही है। अर्थशास्त्र के 9 से 14 खंड मुख्य रूप से रक्षा, युद्ध और युद्ध कला से संबंधित है। ये भी सही है, मतलब आलाप एवं सही सभी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है समझिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के सलाहकार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो राजा के सलाहकार के लिए किस शब्द का बताइए। तो राजा के सलाहकार के लिए सैसिव शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका, सैसिव। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, वादाथी का गुफा, वापिया का गुफा और गोपी का गुफा होना चाहिए। गुफाएं किस बिहार की पहाड़ी में बताइए। तो ये जो वादाफी का गुफा, पापिया गुफा और गोपी का गुफा किस बिहार की पहाड़ी संबंधित है। देखिए, तो ये जो है ये आपकी नागार्जुन पहाड़ी से संबंधित है और ये कहाँ है, जहानाबाद में है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बराबर की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बराबर की गुफाओं के बारे में बताना है। तो देखिए, पहला, बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और करण चौपार गुफा शामिल है। बिल्कुल सही बात है, ये सारी गुफाएं शामिल है। दूसरा, ये गुफाएं एकाश में ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, बराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट दशरथ मौर्य ने आजीवक तपस्वियों के उपयोग के लिए करवाया था। बिल्कुल गलत बात। बराबर की गुफा का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। कौन, अशोक, सम्राट अशोक। तो अशोक ने करवाया था, तो मतलब ये गलत हो गया। 1 और 2 सही है, तो मतलब आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है, समझिए। पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कौन सा कथन, पुष्यमित्र शुंग के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के दौरान विदिशा साम्राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही बात। आगे देखिए क्या कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, उनके पुत्र अग्निमित्र ने विदिशा में कुमारा मात या शाही प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। मालविका निकटम के रचयिता कालिदास पुष्यमित्र शुंग के समय के समकालीन थे। ये तो रचयिता ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समकालीन नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो ये आपका जो चौथा है ये गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही। 1 2 3, तो इसका 1 2 3 सी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है समझिए। डेमेट्रियस प्रथम और मेनांडर प्रथम जैसे शासकों के नेतृत्व में यमन, इंडो ग्रीक जिन्हें कहते हैं, मुख्य रूप से किस शासक शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो बताइए, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग के समय ये किए थे आक्रमण, किसके, पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट चलते हैं। 44 नंबर देखिए,
बिहार में किस स्थान पर खुदाई के दौरान मथुरा के लाल बलुआ पत्थरों में टेराकोटा के अवशेष मिले हैं, जिनमें कुषाण कालीन विशेषताओं और पोशाक को दर्शाया गया है? तो देखिए 44 और राइट ऑप्शन बताइए। तो कहाँ मिले हैं? कुम्हरार में मिले हैं। कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट चलते हैं। 45 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में गुप्त प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुप्त काल के दौरान तिराभुक्ति उत्तरी बिहार क्षेत्र के समान था, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर, मगध भुक्ति गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित प्रांतीय विभाजनों में से एक था, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। भुक्तियों का शासन करने वाले उपारिकों की नियुक्ति सीधे राजा द्वारा की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिहार में विषयपति व्यापारी या कारीगर निकायों से संबद्ध हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे? नहीं, ये डी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी के साथ वैवाहिक गठबंधन मध्य घाटी में गुप्त प्रभाव को मजबूत करने में सहायक रहा, बिल्कुल सही बात है। और कुमार देवी जिस लिच्छवी वंश से थी, वह उत्तरी बिहार के वैशाली क्षेत्र में शासन करता था, ये भी सही बात है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। 47 नंबर देखिए क्या दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम और राजकुमारी कुमार देवी के वैवाहिक गठबंधन की स्थिति में जारी किए गए चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के पिछले भाग में कौन सा लेख अंकित है? तो बताइए कौन सा लेख है? 47। तो जैसे लिच्छवी का था तो लिच्छवाया है। क्या है? लिच्छवाया। नेक्स्ट चलते हैं। 48 नंबर देखिए क्या है। गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है? भुक्तियों का शासन ऊपरी कहलाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, विषय भुक्ति के अधीनस्थ क्षेत्रीय इकाइयां थी, बिल्कुल गलत बात है। कुछ मामलों में आयुक्तों का उल्लेख विषयों के प्रशासकों के रूप में किया गया था, ये आपका सही है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 1 और 3। तो ये आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 49 नंबर क्या कह रहा है? 49 देखिए क्या कह रहा है। नहीं, एक सेकेंड, ये मिट गया था। 48 नंबर नहीं नहीं, इसमें आप तीनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, यह देखिए, भुक्तियों का प्रशासन ऊपरी कहलाने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही बात। विषय भुक्त के अधीनस्थ ये क्षेत्रीय इकाइयां थी, ये भी बिल्कुल सही बात। और कुछ मामलों में आयुक्तों का उल्लेख प्रशासकों के रूप में किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही बात। तो इसके आलाप ही सही हो गए सभी ऑप्शन, ये मिट गया था तो। हाँ, अब चलते हैं 49 नंबर देखिए क्या है। पूर्वी भारत में गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है? नागर श्रेष्ठी ने जिला प्रशासन में व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल सही बात है। प्रथम कुलिक किसान समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे, नहीं, ये गलत बात है। सार्थवाह का अर्थ कारवां व्यापारियों का मुखिया होता था। 3, तो ये भी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति के नाम से जाना जाने वाला प्रांत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से मेल खाता था? तो बताइए किस क्षेत्र से? 50। तो ये आपका उत्तर बंगाल से मेल खाता था। कहाँ से? उत्तर बंगाल से। फिर से 51 नंबर गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त प्रांतों के विभाजन में मगध भुक्ति का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही बात, मिलता है।
क्या कह रहा है, प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम थी, ये भी सही बात है। ग्रामीण गांव के मुखिया के रूप में कार्य करता था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके आलाप एवं सभी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है समझिए। इसमें कह रहा है गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्र अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, इसका कारण बताइए, क्योंकि पुनर्वर्धन भुक्त में उपरिकों का नियुक्त का उल्लेख करते हैं। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 53 नंबर क्या कह रहा है, गुप्त काल की कौन सी प्रशासनिक इकाई उत्तरी बिहार के क्षेत्र के अनुरूप थी, तो बताइए कौन सी थी 53। तो ये थी तिराभुक्ति। कौन सी थी, तिराभुक्ति उत्तरी बिहार के अनुरूप थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। गुप्तोत्तर काल में मगध में परवर्ती गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो बताइए परवर्ती गुप्त वंश की स्थापना 54 जिसका किया था कृष्ण गुप्त ने किया था। कौन, कृष्ण गुप्त ने। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें से कहा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए ये क्या है, कुमारगुप्त तृतीय ने प्रयाग तक अपने अधिकार का विस्तार किया और मौखरी शासक को पराजित किया, बिल्कुल सही बात कह रहा है। शशांक ने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी 55। उसके बाद 55 का ये दूसरा नंबर है, तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने क्षति पहुंचाई थी। आगे समझिए, आदित्य सेन ने मगध उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार पर अपना शासन स्थापित किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। कन्नौज के यशोवर्मन वर्मन ने लगभग 725 में आदित्य सेन को हराया, ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है, हुण शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद किस गुप्त शासक को पराजित किया। 56 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो किसको पराजित किया था, तो उन्होंने पराजित किया था नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य को। किसको, नरसिम्हा गुप्ता बालादित्य को। नेक्स्ट चलते हैं, फाहयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है, होकुओची एक या, ये गलत टाइप हो गया है, एक यात्रा वृत्तांत है जिसे चीनी बौद्ध भिक्षु फाहयान ने लिखा, जिनमें उन्होंने 399 से 1414 के दौरान भारत और श्रीलंका में अपनी यात्राओं का वर्णन किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान फाहयान ने भारत की यात्रा की, बिल्कुल गलत बात। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहयान, किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है, किस पाल शासक ने कन्नौज पर कब्जा किया और पंजाब तथा पूर्वी राजस्थान के सामंती शासकों की उपस्थिति में एक भव्य दरबार आयोजित किया, बताइए 58। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धर्मपाल ने किया था। कौन, धर्मपाल। नेक्स्ट चलते हैं, 59 नंबर। धर्मपाल को मुंगेर के निकट किस शासक ने पराजित किया था, तो बताइए 59। तो इनको पराजित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। किसने पराजित किया था, नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और उसके रखरखाव के लिए 200 गांव दान दिए, तो बताइए नालंदा का रखरखाव 60। तो उसका भी किसने किया था, गोपाल ने किया। नहीं, कौन कह रहा था अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय कह रहा था ना, तो 60 का इसका ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। किसने, धर्मपाल ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है, अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को किस नाम से संबोधित किया, तो पाल साम्राज्य को सुलेमान ने किस नाम से किया 61। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रुहमा नाम से संबोधित किया, किससे, रुहमा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। दक्षिण पूर्व एशिया के किस राजवंश ने नालंदा में एक मठ के रखरखाव के लिए देवपाल से गांव देने का अनुरोध किया था, बताइए 62। तो किसने किया था, शैलेंद्र राजवंश ने। किसने, शैलेंद्र राजवंश ने। नेक्स्ट चलते हैं,
63 नंबर देखिए और बताइए, देवपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देवपाल के संबंध में गलत कथन बताना है। पहला, उसने प्राग ज्योतिषपुर पर पाल अधिकार का विस्तार किया, बिल्कुल सही बात है, उसने किया था। उसने उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर पाल प्रभाव को अधीन कर लिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण पूर्व एशियाई बौद्ध शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, ये भी बिल्कुल सही बात। उसने ध्रुव को पराजित किया और राष्ट्रकूट को पाल साम्राज्य में मिला लिया, नहीं, ये हार गया था, तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है। शीलभद्र, धर्मकीर्ति, आर्यदेव और चंद्रकीर्ति प्राचीन विद्या के केंद्र किससे संबंधित है? बताइए ये सब किससे संबंधित है? 64, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये सारे किससे संबंधित है? नालंदा से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। किस राजवंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांति रक्षित और दीपांकर को तिब्बत आमंत्रित किया गया था? तो बताइए किसमें? 65, तो किस वंश में किया गया था? तो ये किया गया था पाल वंश में। किस वंश में? पाल वंश में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। किस प्रतिहार शासक ने मगध और उत्तरी बंगाल पर अपना अधिकार बढ़ाया? तो 66 बताइए किसने बढ़ाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, महेंद्र पाल प्रथम ने बढ़ाया था, महेंद्र पाल प्रथम ने। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व की ओर विस्तार करने के प्रयास में किस प्रतिहार शासक को पाल शासक देवपाल ने पराजित किया था? तो बताइए, देवपाल ने पराजित किया था 67, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन? मिहिर भोज ने किया था। किसने? मिहिर भोज ने पराजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं, कथन कारण आ गया है क्वेश्चन नंबर 68 में, देखिए क्या दिया है। प्रतिहारों के साथ संघर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान बिहार पालों के नियंत्रण में रहा, बिल्कुल सही बात है। बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पालों और प्रतिहारों के बीच विवाद के मुख्य क्षेत्र थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और दोनों क्या करते हैं? इस बार व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है समझिए। पाल काल में बिहार में प्रचलित प्रशासनिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशासनिक संरचना के संबंध में कथन नहीं सही है, बताना है, गलत बताना है। विषयपति विषय पर अपना अधिकार रखता था और राजस्व संग्रह कानून व्यवस्था की देखरेख करता था, बिल्कुल सही बात। ऊपरी सीधे प्रशासित क्षेत्रों में प्रांतीय गवर्नर के रूप में कार्य करता था, ये भी बिल्कुल सही बात है। सी नंबर क्या कह रहा है, ग्राम प्रधान और ग्राम लेखाकार के पद सामान्यतः वंशानुगत होते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रशासनिक पदानुक्रम में भुक्ति से ठीक ऊपर पट्टाला सर्वोच्च प्रांतीय विभाजन था, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट चलते हैं, 70 नंबर क्या कह रहा है देखिए, पूछ रहा है ओदंतीपुरी बिहार ओदंतपुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है 70 नंबर, ओदंतपुरी बिहार आधुनिक बिहार शरीफ से जुड़ा एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षण केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। ये इसकी स्थापना पाल राजा देवपाल ने की थी, नहीं, पाल राजा ने देवपाल नहीं गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, मिथिला में कर्नाट वंश के संस्थापक थे, देखिए राइट आंसर बताइए। तो कौन थे? नान्य देव। कौन थे? नान्य देव। कब किया था? 1097 में। कब किया था? 1097 में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में कर बिहार में कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नान्य देव ने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, कर्नाट शासकों के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। नरसिंह देव ने तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सही ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, कर्नाट वंश का कौन सा शासक एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में सक्रिय था, जिसका संबंध पंजी प्रबंध के विकास से था? बताइए 73, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हरि सिंह का। कौन था? हरि सिंह देव ने। अच्छा 63, हरि सिंह, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 74 क्या कह रहा है देखिए,
गियासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तुर्की आक्रमण का प्रतिरोध करने में असमर्थ होने पर कौन सा कर्नाट शासक नेपाल की तराई की ओर भागा था? यही भागा था कौन? हरिसिंह देव। कौन भागा था? हरिसिंह देव ही 1324 में। चलिए 75 नंबर देखिए। राजा शिव सिंह के दरबार से जुड़े किस मैथिली कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस मैथिली कवि को? 75। तो विद्यापति को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर। विद्यापति की कौन सी रचना वर्तमान नेपाल के शाही पुस्तकालय में संरक्षित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कीर्ति लता। क्या? कीर्ति लता। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 77 नंबर देखिए। बताना है कौन सा कथन निम्नलिखित विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने संस्कृत में लेखनावली की रचना की, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी। दूसरा क्या कह रहा है? पुरुष परीक्षा नैतिक कथाओं से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। शैव सर्वस्व सार की रचना महारानी विश्वास देवी की देखरेख में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। विभाग सार की रचना मैथिली भाषा में हुई थी ना, ये गलत है। या संस्कृत में हुई थी। किसमें हुई थी? संस्कृत में, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है सेन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप क्या कह रहा है? सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही बात। विजय सेना ने कर्नाट व शासक नान्यदेव को पराजित किया, ये भी बिल्कुल सही। लक्ष्मण सेन ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया, नहीं, बिल्कुल गलत बात। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 79 नंबर। क्या कह रहा है समझिए। पूर्वी भारत में हुए संघर्षों के दौरान कर्नाट शासक नरसिंह देव ने तुर्कों के साथ सहयोग किया था, सही बात बिल्कुल। नरसिंह देव बंगाल के सेन शासकों के साथ निरंतर संघर्ष में लगे थे, बिल्कुल सही बात। और दोनों क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है समझिए। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है। गौरी के आक्रमणों के समय बिहार की राजनीतिक दृष्टि एकजुट थी, नहीं, बिल्कुल गलत बात। इस दौरान कर्नाटक राजवंश उत्तरी बिहार पर शासन था कर्नाटक राजवंश का, बिल्कुल ये सही बात। तो 1 और 3 इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर। क्या कह रहा है? नालंदा से जुड़े पारंपरिक वृत्तांतों के अनुसार बख्तियार खिलजी की गंभीर बीमारी के दौरान इस शर्त के बावजूद कि उसे कोई दवा नहीं दी जाएगी, उसका इलाज किसने किया था? 81 बताइए किसने किया था? तो उसका इलाज किया था आचार्य राहुल सिंह भद्र ने। किसने? आचार्य राहुल सिंह भद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार और बंगाल पर विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है कूट। बख्तियार खिलजी ने शुरू में बनारस से आगे के क्षेत्रों से काम किया, बिल्कुल सही बात है। बंगाल पर आक्रमण करने से पहले उसने बिहार पर बार बार आक्रमण किए थे, ये भी सही बात है। इन हमलों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों पर हमला किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। तो मतलब इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए 83 नंबर देखिए क्या कह रहा है समझिए। पूर्वी भारत में तुर्कों के आगे बढ़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए तुर्कों के आगे बढ़ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा है? 83। तो क्या कह रहा है? चंदावर का युद्ध मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। कब लड़ा गया था? 1194 में।
चंदावर के बाद तुर्की नियंत्रण का दायरा बिहार की सीमाओं तक फैल गया, बिल्कुल सही बात है। जयचंद की हार के बाद बनारस को भारत भारी तबाही का सामना करना पड़ा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीनों कथन आपके सही है, तो मतलब इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 84, बंगाल के किस शासक ने पहले गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया? तो 84 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो किस शासक ने किया था? लक्ष्मण सेन ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा किस वर्ष लूटा और नष्ट किया गया था? बताइए। तो 1193 में। कब? 1193 में लूटा और नष्ट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 86, ये तो वन लाइनर है। बख्तियार खिलजी द्वारा लखनऊती पर कब्जा करने के बाद लक्ष्मण सेन दक्षिण बंगाल में किस स्थान पर चले गए? 86। तो कहाँ चले गए थे वो? सोनार गांव चले गए थे। कहाँ? सोनार गांव। नेक्स्ट चलते हैं। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर में प्राप्त मालदेव का अभिलेख बिहार के किस राजवंश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है? बताइए। 87। तो किस किस राजवंश के बारे में? तो कर्नाट राजवंश के बारे में। किसके? कर्नाट। नेक्स्ट चलते हैं। 88 नंबर, बख्तियार खिलजी के समय किस कर्नाट शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग की नीति अपनाई? बताइए। 88। तो किसने करवाई? तो सी नरसिंह देव ने। किसने करवाई थी? नरसिंह देव ने। नेक्स्ट चलते हैं। 89 नंबर, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन के दौरान बिहार के संबंध में बताइए। 89 क्या कह रहा है? ऑप्शन देखिए। सन 1211 में गियासुद्दीन ने बंगाल में अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित किया और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा, बंगाल के शासक हिसामुद्दीन को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल को दो अलग अलग प्रांतों में संगठित किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? देखिए, मलिक जानी को किस दिल्ली सुल्तान द्वारा बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो बताइए, मलिक जानी को किसने नियुक्त किया था? 90। तो इनको नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट चलते हैं। 91, बिहार के तिरहुत क्षेत्र में तुगलक काल के सिक्के मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, मिले हैं। कारण बिहार में तुगलक सत्ता की स्थापना और प्रशासन से संबंधित जानकारी हजरत सरकुद्दीन हया मनेरी से जुड़ी रचनाओं जैसे मलफूजात, मनाकिब उल असफिया से सब प्राप्त होती है। तो देखिए, ये भी सही है, लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसने दरभंगा में एक किला और एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? बताइए। 92। तो किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जामा मस्जिद और एक किला। चलिए नेक्स्ट। 93, कहा जाता है कि तुगलकों द्वारा पराजित होने के बाद हरि सिंह देव ने किसकी सहायता से नेपाल में शरण ली थी? बताइए। किसकी सहायता से? 93। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उमापति धर की सहायता से हरि सिंह देव ने नेपाल में लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बताइए। इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार शरीफ। तुगलक काल में राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है समझिए। लोधी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोधी ने हुसैन शाह तारकी विद्रोह को दबाने के बाद बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बिल्कुल सही बात किया है। दूसरा, सिकंदर लोधी ने तिरहुत से खिराज वसूलने के लिए मुबारक खान को नियुक्त किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है?
सन 1504 में बंगाल के अलाउद्दीन ने सारण और तिरहुत पर सिकंदर लोदी के आधिपत्य को स्वीकार किया। तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किस लोधी शासक के शासनकाल में बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने विद्रोह किया था? तो बताइए, दरिया खान नुहानी 96, तो किसके साल में? इब्राहिम लोदी के समय में दरिया खान नुहानी ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट चलते हैं। 97, मोहम्मद शाह नुहानी, जिन्हें बाद में बिहार को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, किस नाम से अधिक जाने जाते थे? बताइए। मोहम्मद शाह नुहानी 97, तो ये जाने जाते थे बहार खान के नाम से। किससे? बहार खान। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सन 1504 में दिल्ली और बंगाल के बीच हुए समझौते के बाद किस क्षेत्र के शासकों ने सिकंदर लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली? बताइए, कहाँ कहाँ के? 98, तो सारण और तिरहुत के। सी राइट हो जाएगा, सारण और तिरहुत के। नेक्स्ट चलते हैं। 99, इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने के समय बंगाल और बिहार का स्वयं का राजा किसने घोषित किया था? बताइए। 99, तो किसने किया था? अलीमर्दी खान ने किया था, अलीमर्दन खान। नेक्स्ट चलते हैं। 100 नंबर, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है समझिए। कारण दिया है, 13वीं शताब्दी के अधिकांश भाग में बंगाल बिहार और दिल्ली के नियंत्रण से बाहर रहे। बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण से बाहर है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। बलबन की मृत्यु के बाद बुगरा खान ने दिल्ली के सिंहासन के लिए संघर्ष करने के बजाय बंगाल में स्वतंत्रता की घोषित की थी। बिल्कुल सही बात, और दोनों व्याख्या भी करता है। मतलब ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है समझिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तुगलक काल के दौरान बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान ने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर से तिरहुत से लेकर चंपारण और गोरखपुर तक किया। बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? देखिए, फिरोज शाह तुगलक और इलियास खान के बीच हुई एक संधि ने बिहार की गंडक नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित की। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तीसरा, संधि के बाद इलियास खान ने दिल्ली सल्तनत के अधीन बंगाल की अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार किया। ये बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 बी ऑप्शन राइट। चलिए 102 चलते हैं। क्या कह रहा है समझिए। ओइनवारों के अधीन मिथिला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो मिथिला का संबंध में बताइए। पहला, विद्यापति की कीर्ति लता को ओइनवार वंश के कालानुक्रम इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बिल्कुल सही बात माना जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है? ओइनवार वंश की राजधानी वर्तमान मधुबनी जिले के सुगौना में स्थित थी। बिल्कुल ये भी सही बात है। आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा और, हाँ अब देखिए तीसरा। अब क्या कह रहा है? स्वतंत्र हिंदू राज्य के विनाश के बाद गयासुद्दीन तुगलक कामेश्वर को मिथिला के सिंहासन पर बैठाया। नहीं, ये गलत बात है। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। कौन सा? 1 और 2 में चलते हैं। 103 क्या कह रहा है? मिथिला क्षेत्र पर अपने शासनकाल के दौरान किस शासक ने तुगलकपुर मतलब तिरहुत में एक टकसाल स्थापित की थी? तो बताइए किस शासक ने किया था। 103, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? MB मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं। अब 104 क्या कह रहा है समझिए। बिहार में शमसुद्दीन इलियास शाह की गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शमसुद्दीन इलियास के संबंध में बताइए।
104 क्या कह रहा है देखिए। उन्होंने तिरहुत में अपने अभियान के दौरान हाजीपुर शहर की स्थापना की। तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने किया था। उन्होंने बूढ़ी गंडक को सीमा रेखा बनाकर तिरहुत राज्य को विभाजित कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। चंपारण और गोरखपुर के राजाओं ने अपनी वफादारी, और आगे क्या है, जस्ट वन सेकेंड, उनके प्रति प्रदर्शित की। ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब एक दो तीन, तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, डी। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है देखिए। इलियास शाह के विरुद्ध अपने अभियान के बाद फिरोज शाह तुगलक ने भोगेश्वर के अधीन तिरहुत को पुनर्स्थापित किया। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने सरजू और कोसी नदियों के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था की और तिरहुत में काजी नियुक्त किया। ये भी बिल्कुल सही बात है और दोनों क्या है, व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा 106, इसमें तीन ही दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मिथिला के ओइनवार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बताइए 106 प्रथम शासक कौन थे? ये थे कामेश्वर ठाकुर जी। कौन थे? कामेश्वर ठाकुर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है देखिए। कन्नौज के जयचंद का उल्लेख करने वाले बोध गया बौद्ध शिला अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, बौद्ध शिला के विचार करना है 107। तो देखिए, तीनों ऑप्शन हम बाहर कर देते हैं। क्या कह रहा है, यह शिलालेख बोध गया की एक रेलिंग खंभे के एक हिस्से पर उत्कीर्ण है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसमें गढ़वाल शासक जयचंद्र का उल्लेख है और जयपुरा में एक गुफा के निर्माण का संदर्भ दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। इस शिलालेख में भिक्षु श्रीमृत को कन्नौज के जयचंद्र का गुरु बताया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब तीनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएगा, कितना, तीनों। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है समझिए। गोविंद चंद्र के मनेर ताम्र पत्र अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 108, पहला, यह अभिलेख अर्धमगधी में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात, लिखा गया है। यह गोविंद चंद्र को मदन पाल का पुत्र और गहलवाल वंश का चंद्रदेव का पौत्र बताता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इस अभिलेख में तुरुस्क दंड का उल्लेख है और एक विशेष कर जो कि तुर्की आक्रमणों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट इसके लिए सही है। मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। भागलपुर के निकट मंदार पहाड़ी पर प्राप्त किस अभिलेख में शासक उग्र भैरव को परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से संबोधित किया गया है? 109 बताइए। तो किससे किया गया है? तो मंदार पर्वत शिला अभिलेख से किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। एक 110, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन रिपीटेड, बिहार शरीफ, अभी बता के आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 111, बिहार में शेर शाह सूरी के राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, हसन खान को जमाल खान से सासाराम, खवासपुर और टांडा की जागीरें प्राप्त हुई। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। आगे देखते हैं। दूसरा, 111 चल रहा है ना, हाँ। दूसरा क्या कह रहा है, फरीद खान ने जौनपुर में अरबी और फारसी में दक्षता प्राप्त की। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, हसन खान की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने जागीर सीधे शेर खान को लौटा दी। नहीं, ये तो गलत बात है, इब्राहिम लोदी का कोई वहां वो ही नहीं है। मतलब इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए 112 देखिए। शेरशाह सूरी के अधीन कौन सा प्रशासनिक अधिकारी सैन्य व्यवस्था के प्रमुख के रूप में कार्य करता था तथा सेना की भर्ती और अनुशासन की देखरेख करता था? बताइए। सैन्य विभाग क्या कहा जाता है? 112। तो दीवान ए अर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता था? दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 113 देखते हैं। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, 1541 के बंगाल विद्रोह के बाद बंगाल को 19 सरकारों में पुनर्गठित किया? नहीं, ये गलत है। और तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक सरकार का प्रशासन संयुक्त रूप से एक सिकदार ए सिकदारन और एक मुंसिफ ए मुंसिफान द्वारा किया जाता था। ये तो आपका बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 1 और 3 मतलब सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए क्या कह रहा है। शेरशाह के राजस्व प्रशासन के अंतर्गत किसानों को जारी किया जाने वाला वह दस्तावेज जिसमें भूमि का विवरण, राजस्व की मांग निर्दिष्ट होती है, किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए 114। तो किस नाम से जाना जाता था? पट्टा। क्या कहा जाता था? पट्टा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। शेरशाह की न्यायिक एवं गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 115 न्यायिक और गुप्तचर व्यवस्था। पहला, शेरशाह हर बुधवार शाम को न्यायिक कार्यवाही की स्वयं की अध्यक्षता करते थे। बिल्कुल सही बात, स्वयं की अध्यक्षता करते थे। 115 ए सही हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा, आपराधिक मामलों की सुनवाई काजी करते थे जबकि राजस्व विवादों का निपटारा मुंसिफ करते थे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा दोनों। तीसरा क्या है? खुफिया और डाक संचार विभाग दरोगा ए डाक चौकी के अधीन कार्य करते थे ना? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 116 वह मकबरा जिसे शेरशाह सूरी की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य उपलब्धि माना जाता है कहाँ स्थित है? 116। तो कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ है? रोहतास में। आपको पता है शेरशाह ने अपने जीवन जीते ही यह बना दिया था। 117 क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया? बताइए। तो किस वर्ष किया था? 1541 में पाटलिपुत्र को पटना। नेक्स्ट चलते हैं। 118 हुमायूं और से क्या कह रहा है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार में आगे बढ़ने से पहले हुमायूं ने बंगाल में गौड़ किले पर कब्जा किया। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कब्जा किया था। नेक्स्ट, गौड़ में हुमायूं के लंबे प्रवास के दौरान शेरशाह ने जौनपुर, बनारस और कन्नौज पर अपने अधिकार का विस्तार किया था। ये भी बिल्कुल कर लिया था। चौसा में हार के बाद हुमायूं ने 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह को निर्णायक रूप से पराजित। शेरशाह को कहा? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, शेरशाह ने किया ही नहीं था। तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 119 चलिए 119 देखते हैं। लड़ाई अभियान और कूट मिलाना है और वर्ष कब हुआ था? तो देखिए, ये जो चौसा का युद्ध हुआ था अभी आपको बताए 1540 में। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1500 नहीं, चौसा का युद्ध कब हुआ? अच्छा, 2 ऑप्शन दिया है। चौसा की लड़ाई और उसके बाद कन्नौज। अच्छा नहीं नहीं, चौसा ठीक है ठीक है। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1541। ये हमें रॉन्ग लग रहा है। चलिए इसको स्किप कर देते हैं, ये क्वेश्चन लग रहा है। मतलब रॉन्ग क्या उसमें है, डाउट है, 2 जगह से आंसर मिलाना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 120 बिहार में मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महेश ठाकुर ने अकबर के एक फरमान के माध्यम से तिरहुत के चौधरी और कानूनगो का पद प्राप्त किया। 120 बिल्कुल सही बात है, प्राप्त किया था। दूसरा, अकबर के शासन काल में चेरो 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 सरदारों को पूरी तरह से अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा था। ये भी बिल्कुल सही बात है। 120 का सी दोनों सही है। सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से ये मिलान वाला आ गया, बहुत परेशान कर रहा है। चलिए देखिए, बिहार की सरदारी और क्या है संबंधित क्षेत्र, तो देखिए और हम बोलते जाते हैं, आप मिला लीजिएगा। देखिए पहला ए खड़गपुर, कौन सा है खड़गपुर, तो खड़गपुर में बताइएगा कौन सा शासक था, तो हम आपको देख के बता देते हैं। खड़गपुर में ये नहीं, बिहार की सरदारी, खड़गपुर की सरदारी किस सरकार के पास थी, तो ये मुंगेर के पास थी। संबंध सरकार क्या था, मुंगेर। उसके बाद चंपारण, चंपारण की किसके साथ थी, चंपारण की, ये 2 नंबर बी, चंपारण की किसके पास थी, चंपारणी। सी कल्याणपुर की किसके पास थी, तो कल्याणपुर का सारण के पास थी। और उज्जैनिया की किसके पास थी, तो उज्जैनिया की शाहबाद और रोहतास के पास थी। मिला लीजिएगा, इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 1575-76 के दौरान अफगानों से हाजीपुर का किला वापस हासिल करने में बिहार के किस सरदारों ने मुगलों की सहायता की थी। 122 बताइए किस सरदारों ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मधुकर राय ने। किसने किया था, मधुकर राय ने। नेक्स्ट चलते हैं 123। निम्नलिखित में से किस बिहार के किस सरदार को 1637 में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद पटना में फांसी दी गई थी, बताइए। 123, तो राजा प्रताप उज्जैनिया को दिया गया था। किसको, राजा प्रताप उज्जैनिया को। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर से मिलाने का आ गया है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आपको मिलाने वाला हम नेक्स्ट वीडियो में केवल ये हम बता देंगे, छूटे हुए क्वेश्चन। 125 चलते हैं, ये भी मिलाने वाला है, इसको भी छोड़ देते हैं। 126, चलिए देखिए 126 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सियर उल मुतअत्थरीन के ऐतिहासिक महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो कौन सा कथन, देखिए पहला, अच्छा इसमें सही पूछे गलत ये भी देख लेते हैं। हम्म, अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छा ये आ गया, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसमें से एक ही राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सियर मुतअत्थरीन के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करता है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये बताना है। 4 ऑप्शन में 126, तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि यह मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने के दौरान बिहार, बंगाल और उड़ीसा का एक समकालीन विवरण प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 127। देखिए क्या कह रहा है, बिहार में मुगल से विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 127 क्या कह रहा है, बाबर ने अप्रैल 1529 में बक्सर में अफगान सरदारों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। बक्सर में अधीनता स्वीकार किए जाने के बाद बाबर ने मुर्शिद इराकी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। ये भी बिल्कुल सही बात। और ये भी बाबर ने 27 अप्रैल और 1529 को मनेर के सरदारों को हराया। बिल्कुल सही बात, तीनों सही बात है, तो मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 128। बिहार का पर अकबर के अधिकार को सुदृढ़ करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर का अधिकार पर बताना है बिहार में कौन कौन से कथन सही है। 128 देखिए, पहला कह रहा है, दाऊद खान की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद मुनीम खान पटना की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है, बढ़े थे। अकबर ने स्वयं पटना की ओर कूच किया और हाजीपुर के किले पर कब्जा किया। बिल्कुल सही बात है।
फतेह खान बरहा उन अफगान नेताओं में से एक था जो हाजीपुर अभियान के दौरान पराजित हुए थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑल फेवर। इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको हम आपको नेक्स्ट में करा देंगे। ये मैचिंग वाला है, ये भी मैचिंग वाला है, इसको भी हम नेक्स्ट में करा देंगे। चलिए 131 देखिए क्या कह रहा है, समझिए। बिहार में राजा मान सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 131 मान सिंह के संबंध में बताइए। राजा मान सिंह ने गिद्धौर के शासक राजा पूरनमल को हराया था। बिल्कुल मान सिंह ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने 1574 में मिथिला के शासक राजा रमेश के हराया। ये भी बिल्कुल सही था। रोहतासगढ़ बिहार में उनके प्रमुख केंद्रों में से एक था। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब सभी क्वेश्चन सही है। इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हम आपको उसमें सिखा देंगे। इन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं। चलिए 137 देखिए। बिहार में मुगल काल का कौन सा कर व्यापारियों के घोड़ों और माल जैसी आयातित वस्तुओं पर वसूला जाता था। तो बताइए कौन सा कर। 133, तो कौन सा कर था, जकात। नेक्स्ट चलते हैं। 134, बिहार में कररानी शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कररानी शासकों के संबंध में विचार करना है। 134, तो देखिए 1555-56 में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना के बाद भी बिहार के अधिकांश हिस्सों पर अफगानों के नियंत्रण में रहे। बिल्कुल सही बात है। ताज खान कररानी ने बिहार में एक स्वतंत्र अफगान साम्राज्य की स्थापना की। ये भी बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद ये तीसरा क्या कह रहा है, सुलेमान कररानी ने अपने शासनकाल के दौरान उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक अपने अधिकार का विस्तार किया। ये भी आपके बिल्कुल सही बात है, मतलब इसके तीनों कथन क्या है, सही है। तो ये डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार के किस शासक ने अफगान सत्ता के अधीन रहते हुए स्वतंत्र प्रशासनिक नीति जारी रखी और साथ ही अकबर के प्रति औपचारिक निष्ठा भी बनाए रखी। 135 बताइए राइट ऑप्शन। तो कौन किया था, सुलेमान कररानी ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 136, अकबर के शासनकाल में बिहार में अकबर के शासनकाल में बिहार में मुगल विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने अफगान प्रतिरोध को दबाने के लिए स्वयं पटना को ओर कूच किया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फतेह खान ने बरहा सहित अफगान सरदारों की हार के बाद हाजीपुर के किले पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल ये भी सही बात है। हाजीपुर पर कब्जा के तुरंत बाद मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके सारे कथन आपके सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, किस मुगल सेनापति ने 1587 और 1594 के बीच गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर के स्थानीय सरदारों को हराकर बिहार में मुगल सत्ता का सुदृढ़ किया? तो बताइए 137, तो कौन किया था, राजा मान सिंह ने। कौन सा किया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी कर लेंगे लेकिन इसको हम मिलाएंगे नहीं, बोल दिए कि जब इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे 10 मिनट का। 139 देखिए, मध्यकाल के दौरान बिहार में सूफीवाद के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफीवाद के संबंध में 139, उत्तरी बिहार में सत्तारी सिलसिला का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी बिहार में सोहरावर्दी और फिरदौसी सिलसिले का प्रभाव देखने को मिला। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बिहार शरीफ मखदूम याह्या मनेरी की गतिविधियों से जुड़ गया। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 चलते हैं। क्या कह रहा है, मखदूम याह्या मनेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए क्या कह रहा है,
मनेर उनकी समाधि मनेर स्थित उनकी समाधि बड़ी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। उनके मकबरे पर सिकंदर लोदी और बाबर दोनों आए थे, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। वह सुहरावर्दी परंपरा से थे, ये सही है। तो एक और तीन सही हो जाएगा, कौन सा? एक और तीन, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 141, देखिए क्या कह रहा है। मध्यकालीन बिहार में सूफी केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी केंद्र के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 141। क्या कह रहा है समझिए। हाजीपुर के पास टैंकोल अब्दुल फताह हिदायतुल्लाह सरमस्त से जुड़े एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा, बिल्कुल सही बात है। वैशाली के निकट बनिया बसार सत्तारी संप्रदाय की गतिविधियों से जुड़ गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। राजगीर मीर सैयद जीव और पीर सैयद इमामुद्दीन से जुड़े एक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, ये भी सही है। मतलब इसके तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसका तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या? डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सा पटना के निकट स्थित कच्ची दरगाह से संबंधित है? तो कच्ची दरगाह से कौन संबंधित है? 142। तो कौन है? पीर जगजोत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 143। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में से किसे मध्यकालीन बिहार में सबसे लोकप्रिय बताया गया था? सबसे लोकप्रिय किसे बताया गया था? 143। तो फिरदौसी को बताया गया था। किसको? फिरदौसी को। नेक्स्ट चलते हैं 144। बिहार में शेख फतेह और शेख बुरहान का आगमन किस शासक के शासन काल में हुआ था? 144। तो किसके शासन काल में हुआ था? सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट चलते हैं 145। क्या कह रहा है। कादरी संप्रदाय से जुड़े निम्नलिखित सूफी संतों में से किसे बिहार के वर्तमान औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा में दफनाया गया है? तो बताइए 145। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमद चिराम पोस्ट को। किसको? आज हम अहमद चिराम पोस्ट को। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 146, देखिए क्या कह रहा है। अहमद चिराम पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है। उनका मजार बिहार शरीफ के पास अंबई में स्थित है, बिल्कुल सही बात। वह भागलपुर के शेख अलाउद्दीन चिराम पोस्ट के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। वह नक्शबंदी परंपरा से संबंधित थे, नहीं, ये आपका गलत है। एक और दो आपका राइट हो जाएगा। कौन? एक और दो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या कह रहा है। अलीवर्दी खान बिहार के अलीवर्दीन खान और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या कह रहा है। फारूक सियर ने 1713 में मीर जुमला को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, बिल्कुल सही बात है, नियुक्त किया था। ऑप्शन बी क्या कह रहा है। बिहार के प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण में आने से पहले फखरुद्दौला बिहार के अंतिम मुगल सूबेदारों में से एक थे। नहीं, अंतिम कहा थे, ये तो गलत है। तो एक और दो गलत हो जाए। 147, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 148। क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी में स्वायत्त बंगाल पावर सपोर्ट कट हो गया है बस। चलिए इसको हम करा देते हैं, 4 क्वेश्चन बचा है। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। 18वीं शताब्दी में स्वायत्त बंगाल के उदय और बिहार पर इसके प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 148। देखिए क्या कह रहा है। औरंगजेब के बाद मुगल केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने से बंगाल में प्रांतीय स्वायत्तता को अधिक बढ़ावा मिला, बिल्कुल सही बात है, कमजोर हो गया था। दूसरा देखिए, मुर्शिद कुली खान ने दीवान और नाजिमों के पद को मिलाकर प्रांत में प्रशासनिक सत्ता अपने हाथों में केंद्रित की, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बंगाल में मुगल मनसबदारों की जागीरें उड़ीसा में स्थानांतरित कर दी गई ताकि बंगाल की अधिक उपजाई भूमि को खालिस्ता के प्रशासन के अधीन लाया जा सके। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी। नेक्स्ट चलते हैं 149।
18वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में बंगाल और बिहार की बदलती राजनीतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। प्रांतीय प्रशासन आधिकारिक नाजिमों जमींदारों बैंकों घरानों के बीच गठबंधन पर निर्भर होता गया। बिल्कुल सही बात। मुर्शिद कुली खान की नीतियों के तहत राजशाही नदियां और मर्दवान जैसे बड़ी जमींदारियों का विस्तार काफी हुआ। ये भी बिल्कुल सही बात है। और 1739 में जगत सेठों और जमींदारों के समर्थन से सैन्य कमांडर अली वर्दी खान ने सरफराज की खान की जगह बंगाल के नाजिम का पद संभाला। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आपका सी राइट हो जाए, डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी। नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन की महामैराथन आपकी कंप्लीट। 18वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है? अली वर्दीन खान बिहार के लिए नियुक्त होने वाले पहले नायब नाजिम बने। बिल्कुल सही बात। 1740 में सरफराज खान को हराने के बाद उसने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया था। ये भी बिल्कुल सही बात। बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने उनके कार्यकाल के दौरान बिहार नहीं, इस समय कहाँ बालाजी थे, ये गलत है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, एक और दो। तो चलिए, बहुत मेहनत से ये 50 क्वेश्चन की मैराथन बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कल भी आपको 150 क्वेश्चन की यही मैराथन चलती रहेगी।